हाय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे विज्ञान का महामैराथन सीरीज में कक्षा 6 का संपूर्ण पाठ का एमसीक्यू और साथ ही साथ ये 60 प्लस प्रश्न एमसीक्यू है और 60 प्रश्नों के अकॉर्डिंग मैं आपको 150 से 200 प्रश्न बताऊंगा, जो कि विज्ञान कक्षा 6 का पूरा सिलेबस इसमें एमसीक्यू का ख़त्म हो जाएगा। और ये बीपीएससी टीआरडी 4, सक्षमता 3, प्रधान शिक्षक 2, एसएससी जीडी, रेलवे, एस्टेट, डीएलएड इंट्रेंस, बीएड इंट्रेंस, केवीएस, रीट और अन्य एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। पहला प्रश्न है, जो जंतु पौधे तथा जंतुओं दोनों को ही खाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो सीधी सी बात है कि जो पौधे भी खाएं और मांस भी खाएं, तो जो दोनों खाएंगे उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वाहारी कहा जाता है। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाहारी। साथ ही साथ शाकाहारी किसे कहते हैं? तो जो जंतु पौधे तथा उसके उत्पादों को खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। और जो जंतु जंतुओं के मांस को खाते हैं या जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। तो यहाँ 3 प्रश्न आपको जानने को मिला। चलिए अगला प्रश्न है, जो जंतु पौधे तथा जंतुओं दोनों को ही खाते हैं, तो इसे तो आप देख लिए सर्वाहारी। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब इसका हो जाएगा मांसाहारी। नेक्स्ट है, जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। तो 3 नंबर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। देखिए जो आसान होगा मैं उसका जवाब आपसे ले लूँगा और लास्ट में मैं 5 से 7 प्रश्न एमसीक्यू के लिए मॉक टेस्ट के लिए आपको दूंगा, उसका जवाब आपको देना होगा। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में डैश का उपस्थित दर्शाता है। देखिए जब हम लोग खाद्य पदार्थ का परीक्षण करते हैं और तेल का धब्बा अगर कागज पे दिखाई दे रहा है तो समझिए कि उसमें वसा है। क्या है? वसा है। देखिए वसा और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों ही हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा। क्या देता है? ऊर्जा। जैसे हम भोजन करते हैं तो हमें उसमें बहुत सारे पोषक पदार्थ मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, रुक्षांश, विटामिन सब। तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ये हमारे शरीर को क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। और ऊर्जा देने वाला पोषक पदार्थ तो वहाँ पे वसा नहीं रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो इसके साथ ऑप्शन के साथ चले जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य प्रशिक्षण नहीं परीक्षण में, खाद्य परीक्षण में काला या नीला रंग क्या बताता है? तो देखिए दोस्तों, काला या नीला रंग बताता है खाद्य परीक्षण में मंड को। किसको बताता है? मंड को। ठीक है। यहाँ एक विटामिन दिख रहा है हमको, विटामिन का नाम तो मैं पहले ही चर्चा कर दूं। बी और सी जो विटामिन है ये जल में घुलनशील है और बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील है। विटामिन की खोज फंक ने किया था और ये जो हमें खाद्य पदार्थों से मिलता है ये हमें रोगों से सुरक्षित रखता है। आगे प्रश्न आपको मिलेगा, खाद्य पदार्थ के परीक्षण में बैंगनी रंग क्या दर्शाता है? बैंगनी रंग बताना है। ऑप्शन है मंड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंगनी रंग बताता है प्रोटीन को। किसको बताता है? प्रोटीन को। यहाँ देख लेते हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोटीन। देखिए तेल का धब्बा वसा बताया, काला रंग मंड बताया और बैंगनी रंग
प्रोटीन को बताता है। ये सारे के सारे हेवी प्रश्न है, ठीक है। और सभी देखिए, सभी पाठ के अंदर बीच से लिया हुआ प्रश्न है, छांट छांट करके प्रश्न लिया गया है, जो कि आप मिला सकते हैं प्रश्न का लेवल देख करके कि कैसा प्रश्न है और ये पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, डैश मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो अभी ऑप्शन मिल गया, मंड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। 7 नंबर प्रश्न का जिक्र मैं 2 या 3 नंबर प्रश्न में किया था कि किस पोषक पदार्थ से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। तो आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। बहुत सारे शिक्षक साथियों का कहना था कि सर नंबरिंग करके प्रश्न दीजिए ताकि हम उसका जवाब दे सकें। तो मौका आपको भी यहाँ दे रहा हूँ, समय लगा रहा हूँ ताकि आप ऑप्शन अपने मन में आंसर पकड़िए और देखिए सही हो रहा है या गलत। प्रश्न है, प्रोटीन का पादप स्रोत नहीं है। प्रश्न क्या कहता है कि प्रोटीन का पादप स्रोत नहीं है, मतलब कि जो जंतुओं से प्राप्त होता है, पौधों से नहीं। तो देखिए, ये सोयाबीन, मटर और राजमा ये पादप स्रोत हैं, इनसे भी प्रोटीन मिलता है। लेकिन यहाँ प्रश्न ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। पादप स्रोत नहीं है यानी अंडा, ये जंतुओं से प्राप्त होता है। बाकी सब में प्रोटीन मिलता है, लेकिन ये पादप स्रोत हैं। पादप मतलब पेड़ पौधों से ये पाए जाते हैं, पादप स्रोत। विज्ञान में पादप मतलब होता है पेड़ पौधे। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो अभी मैंने इसका जिक्र किया था, तो आपको ऑप्शन देख करके इसका जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक से डैश मिलता है। देखिए, हम लोग नमक खाते हैं भोजन में, तो आखिर नमक से मिलता क्या है कि हम लोग खाते हैं। नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ पोटेशियम भी मिलता है। देखिए, सोडियम NaCl, सोडियम तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ पोटेशियम भी मिलता है। तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा बी और सी दोनों। और जो नमक का pH मान होता है वो होता है 7, यानी नमक उदासीन होता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक प्रश्न यहाँ और दिख रहा था कि हमारे अस्थियों को मजबूत कौन सा तत्व करता है। तो वो कैल्शियम और पोटासियम। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन में रहता है कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न है, जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व युक्त पदार्थ नहीं मिलते हैं तब इस स्थिति को क्या कहते हैं। यानी यहाँ भरना है आपको। तो जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो उसे कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कुपोषण। और 2 प्रश्न यहाँ मुझे दिखने लगा है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। ठीक है, यहाँ पे ये भी ध्यान दे लीजिएगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे चाहें तो आप डिफिनीशन भी याद कर सकते हैं। कुपोषण किसे कहते हैं? तो जब हमारे शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व युक्त पदार्थ नहीं मिलता है तो उसे कुपोषण कहते हैं। आप बच्चों को बता सकते हैं ये चीज़। आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन है स्कर्वी, रिकेट्स, घेंघा, अल्परक्तता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घेंघा। क्या हो जाएगा? घेंघा। यानी घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आप कहिएगा आयोडीन की कमी से। और भी चीज़ें यहाँ पे है, एनीमिया जिसको आप बोलते हैं, रक्त अल्परक्तता, तो ये आयरन लोहा की कमी से होता है। किसके कमी से? लोहा यानी आयरन के कमी से। नेक्स्ट है रिकेट्स, तो ये डी बताया था मैंने, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। और घेंघा तो ये आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे एक चीज़ और हम लोगों को थोड़ा सा एक ध्यान में आया था प्रश्न, ये लोहा आयरन
पे एक प्रश्न आया था, हाँ, कौन से धातु तत्व हमारे शरीर में पाया जाता है? तो लोहा, आयरन। इसका संकेत होता है Fe, लैटिन नाम होता है फेरम। लैटिन नाम क्या होता है इसका? फेरम। नेक्स्ट है, रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? तो रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में पादप तंतु है, मतलब कि पेड़ पौधों से पाया जाने वाला तंतु कौन सा है? तो ये हो जाएगा रुई। क्या हो जाएगा? रुई। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित तंतु है, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयॉन, ये सब आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित तंतु है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। उपर्युक्त सभी। प्राकृतिक तंतु है, तो देखिए इसमें एक प्राकृतिक तंतु दिया रहेगा, बाकी सब आर्टिफिशियल दिया रहेगा, या फिर सब प्राकृतिक ही दिया रहेगा, मतलब पेड़ पौधों से जो तंतु प्राप्त होते हैं। तो रेशम भी है, कपास भी है, जूट भी है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आप देख सकते हैं मैंने कैसे प्रश्न को सेट किया है ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। अगला प्रश्न है, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? तो तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को, देखिए तंतुओं से धागा बना रहा है तो इसे भी आप क्या कहते हैं? कताई कह सकते हैं। क्या कहते हैं? कताई। जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है, डैश कहलाती है? तो वह पदार्थ कहलाती है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ चर्चा कर दूँ, पदार्थ की ऐसी अवस्थाएं होती हैं 5, लेकिन जनरली हम लोगों को कितना पढ़ना है जूनियर सेक्शन में? 3, ठोस, द्रव और गैस। तो एक ऐसा पदार्थ जो तीनों अवस्था में रहता है वो है जल यानी पानी। जल, बर्फ होगा तो ठोस होगा, जल होगा तो द्रव होगा, और वाष्प होगा तो गैस होगा। तो प्रश्न आएगा कि एक ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो तीनों अवस्था में सरवाइव करता है, तो वो है पानी। सभी धातुएं होते हैं चमकीले, कठोर, चमकीले दो दो जगह हो गया है, यहाँ सुचालक कर लीजिए, विद्युत के सुचालक, सुचालक। तो उपर्युक्त सभी इसका जवाब हो जाएगा। एक चीज़ और, आप कहेंगे सर सभी धातुएं का ये गुण नहीं होता है, जैसे लेड, शीशा है, धातु है लेकिन विद्युत का कुचालक है। तो एक्सेप्शन हर चीज़ में होता है, इसलिए एक्सेप्शन को आप इग्नोर करेंगे। यहाँ पे मैं धातु का जिक्र आया है तो और भी कुछ बता दूँ आपको। किरोसिन में डुबा के रखे जाने वाला धातु सोडियम है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है, ठीक है। और विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक, सुचालक नहीं, सभी धातुएं सुचालक होते हैं, कुचालक लेड यानी शीशा है। ये चीज़ें आप तीनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जल में घुलनशील पदार्थ है? चीनी घुलनशील पदार्थ है। यहाँ पे जानते हैं क्या प्रश्न होना चाहिए? निम्नलिखित में जल में घुलनशील पदार्थ नहीं है, नहीं है। चीनी, दूध, नमक, पत्थर। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। जिस वस्तुओं के आर पार नहीं देखा जा सकता, मतलब जिस वस्तु से आप एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं देख सकते हैं, उसे कहा जाता है अपारदर्शी। क्या कहा जाता है? अपारदर्शी। और जिससे देखा जा सकता है, जिस पदार्थ से आर पार देखा, जैसे पानी साफ हो तो उसमें आप किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो वो पारदर्शी। हवा क्या है? पारदर्शी। और पारभासी, देखिए कागज से धुंधला धुंधला दिखाई देगा, जिस पदार्थ से धुंधला दिखाई दे उसे पारभासी, और जिस पदार्थ से साफ साफ दिखाई दे आर पार, पारदर्शी, और जिससे बिल्कुल ना दिखाई दे, अपारदर्शी। निम्न में पृथक्करण की विधियां हैं,
मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को निकालने की, अलग करने की, छांटने की विधियां कौन कौन सी है। तो आप गाँव में देखे होंगे, थ्रेसिंग यानी दौनी होता है ना, ओसाई, बहुत सारे लोग धान से खरपतवार को अलग करने के लिए ओसाते हैं ना हवा के माध्यम से। चालना, आप आटे से कंकर उंकर निकालने के लिए चालते हैं ना, तो ये उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। बालू को नमक से अलग किस विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है थ्रेसिंग, ओसाई, चुनना, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत आसान है, आपको इसका जवाब देना है। नेक्स्ट है, जमे हुए पदार्थ से जल को या अन्य द्रव को अलग करना डैश कहलाता है। तो उसे निथारना कहते हैं। क्या कहते हैं? निथारना। थिरान निथारना या थिराना, यहाँ थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए कि इसको क्या कहते हैं, थिराना या निथारना, कुछ ऐसे हमको डाउट हो रहा है। जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि होती है। तो ये विधि होती है क्रोमेटोग्राफी। क्या होती है? क्रोमेटोग्राफी। लकड़ी का जलना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो लकड़ी जल के राख बन जाएगा तो फिर लकड़ी बन पाएगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ पाएगा? नहीं। तो जब कोई चीज़ किसी दूसरे रूप में बदलता है, अब पुनः उस रूप में वापस नहीं आ पाए, तो वह रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पे जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया, दूध का दही बनना रासायनिक अभिक्रिया, और पानी का बर्फ बनना तो भौतिक अभिक्रिया है, क्योंकि फिर पानी का बर्फ, बर्फ फिर पानी में आ सकता है, पानी बन सकता है। तो ये है ऑप्शन। प्रश्न, पानी का बर्फ में परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। 27 नंबर ही हो गया है, लेकिन आप प्रश्न इसका देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो जो कपूर होता है, जब आप इसे गर्म करते हैं, देखिए जनरली क्या होता है कि जब आप ठोस को गर्म करते हैं तो पहले बदलता है द्रव में, तब बदलता है गैस में, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा कि ये डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाएगा। कौन? कपूर। और इस प्रतिक्रिया को, मतलब इस ठोस से गैस में सीधे परिवर्तन को कहा जाता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। पूछा जाएगा कि जिस प्रक्रिया से कोई पदार्थ सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो कहिएगा ऊर्ध्वपातन। तो कपूर इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ तीनों अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन है नौसादर, जल, कपूर, दूध। आपको कमेंट में जवाब देना है। जिन पौधों का तना कोमल और हरा होता है तथा सामान्यतः उसकी ऊंचाई, देखिए कुछ पौधे इतने छोटे छोटे होंगे, कुछ पौधों का आकार बड़ा हो जाएगा इससे, और कुछ पौधे बहुत बड़े हो जाएंगे, स्टेम निकल जाएगा। तो इनको सबसे छोटका को कहा जाता है साग। क्या कहा जाता है? साग। और मझिला को कहा जाता है झाड़ी, अब बड़का को कहा जाता है वृक्ष। यानी जिन पौधों का तना कोमल और हरा होता है तथा सामान्यतः कम ऊंचाई के होते हैं, उन्हें साग कहा जाता है। जिन पौधों का तना सख्त, पतला और काष्ठीय होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? झाड़ी कहा जाता है। और तीसरा प्रश्न होगा इसमें, जिन पौधों की शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। किसी पौधे की डाली पर एक जगह से एक ही पत्ती निकलती है, उसे कहते हैं, तो उसे एकल पत्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल पत्ती। मुख्य जड़ से कई जड़ें निकलती हैं, उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? मूसला जड़। क्या कहते हैं? मूसला जड़। पत्तियों के रेखीय संरचना को कहते हैं, तो पत्तियों के रेखीय संरचना को हम लोग सिरा कहते हैं।
अब देखिए शिरा विन्यास समांतर शिराएं, जलिका, देखिए जाल की तरह जो पत्ती में, मान लीजिए ये कोई पत्ती हो गया, यहाँ पे ये कोई पत्ती हो गया, चलिए यहाँ ऐसे बना देते हैं। बम्बू, बांस का पत्ती आप लोग देखे होंगे, बांस का पत्ती। तो अगर इस प्रकार से ये रेखाएं आपको दिख रही हैं तो ये समांतर शिरा विन्यास है। अगर किसी पत्ती में आपको किसी पत्ती में आपको, जैसे मान लीजिए ये कोई पत्ती हो गया, और इस पत्ती में अगर आपको इस प्रकार से जाली 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 टाइप का शिराएं दिखते हैं तो इन्हें आप कहिएगा जालिका शिरा विन्यास। पुष्प, ये क्या प्रश्न लगता है गलत सेट हो गया है। पुष्पेंद्र भाग को कहते हैं। अच्छा चलिए प्रश्न समझ में आ गया ऑप्शन देख करके। पुष्प में नर भाग को क्या कहते हैं? पुष्प यानी फूल में, पुष्प में नर भाग को क्या कहा जाता है? नर भाग को क्या कहा जाता है? तो पुंकेसर कहा जाएगा, और स्त्री भाग को स्त्री केसर। पत्तियां जल का उपयोग डैश बनाने के लिए करती हैं, भोजन बनाने के लिए, वाष्पोत्सर्जन करने के लिए, ऑक्सीजन। तो ये सभी हो जाएगा इसका जवाब। क्या हो जाएगा? सभी इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल की बूंद पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। सभी पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो जब पत्तियों के माध्यम से पौधे जल का निष्कासन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और पौधे जिस विधि द्वारा अपना भोजन पोषण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। CO2 प्लस H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेंगे, जल मिट्टी से लेंगे, पृथ्वी से, और सनलाइट इस पे पड़ेगा, क्लोरोफिल होगा, और C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस मुक्त होगा, और उनको पोषण मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। तो कच्चे पदार्थ के रूप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं, ठीक है, और उत्पाद के रूप में बनाते हैं ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस निष्कासित होता है। तो प्रश्न यहाँ भी पूछ लिया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। लेकिन श्वसन के दौरान पौधे कौन सा गैस लेते हैं? तो ये देखिए भोजन बनाने के लिए ले रहे हैं, श्वसन के लिए नहीं। दुनिया का कोई भी जीव जंतु श्वसन क्रिया ऑक्सीजन के माध्यम से ही करता है। पुष्प के भाग हैं, तो पुष्प के कुल 4 भाग होते हैं, पंखुड़ी, अंकुड़ी, ठीक है, पुष्पासन, स्त्री केसर, ये सब पुष्प के भाग हैं। तो मैं बता दूं पुष्प के 4 भाग होते हैं, पंखुड़ी, अंकुड़ी, अंकुड़ी, स्त्री केसर, और बताइए पुंकेसर। जिस फूल में पंखुड़ी, अंकुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं पूर्ण फूल। क्या कहते हैं? पूर्ण फूल। और जिसमें या तो स्त्री केसर होगा नहीं तो पुंकेसर अकेला, तो उसे एक लिंगी फूल। जिसमें केवल स्त्री केसर होगा मादा फूल, और जिसमें ये चारों नहीं होगा उसे अपूर्ण फूल। पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? तो इसका जवाब तो अब आसानी से आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, तो वे द्विलिंगी क्या कहलाएंगे? द्विलिंगी। दोनों लिंग उपस्थित है तो क्या कहलाएंगे? द्विलिंगी। देखिए बहुत सारे साइंस का प्रश्न आप उत्तर, ये जो ऑप्शन है, प्रश्न से ही मिल जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे कहते हैं, तो उसे जोड़ या संधि कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा दोनों। शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है,
तो ये कंकाल तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। निम्न में कौन सा जीव मिट्टी खाता है? इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में निर्जीव नहीं है। कौन निर्जीव नहीं है? 4 में से 3 निर्जीव है और 1 सजीव है। उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। जो आसान प्रश्न है आपको देना है जवाब। आसान, केवल आप एक बार देख जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं वादा करता हूँ जिस भी किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे आइडिया है कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और किस टाइप का प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मैं वही प्रश्न कराऊंगा जो आपके लिए वीवीआई होगा, ना कि 5,000 प्रश्न में से 2 प्रश्न लड़े वैसा कराऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 50 प्रश्न कराता हूँ तो इसमें से 15 से 20 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, मेरा वादा है। किसी ना किसी एग्ज़ाम में, चाहे जिस किसी कैटेगरीज का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। हमारे शरीर से विषैला एवं दूषित पदार्थ का निष्कासन कहलाता है। तो ये उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, जवाब देना है। संजीव डैश द्वारा अपना समान जीवन की उत्पत्ति करता है। हाँ, सभी सजीव किस प्रक्रिया द्वारा अपने समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं? तो वो हो जाएगा प्रजनन। ठीक है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, आपको जवाब देना है। धरा रेखीय शरीर होता है, घोड़े का, मछली का, भालू का, मेढक का। तो इसका भी जवाब आपको देना है। यदि कोई वस्तु एक छोर से दूसरी छोर पर एक निश्चित समय में गति करता है तो उसे कहते हैं, देखिए एक छोर से दूसरी छोर पर, ये एकदम सीधी रेखा में, तो रेखीय गति कहा जाता है। ये यहाँ और भी चर्चा कर दूं। आवर्त गति, मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पे ये है और यहीं पे बार बार एक निश्चित समय में अप डाउन कर रहा है, तो ये आवर्त गति होता है। और पंखे की गति कैसी होती है? तो ये घूर्णन गति होती है। एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग, जैसे ग्रहों की गति, तो वृत्तीय गति होता है। लंबाई का मानक मात्रक है, तो लंबाई का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। समय का भी जान लीजिए, सेकंड। समय का सेकंड मानक मात्रक। देखिए सब ये लंबाई का ही मात्रक है, लेकिन मानक मात्रक कौन है? मीटर। दर्पण पर पड़ने वाली किरण को डैश किरण कहते हैं। तो दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चाहे किसी भी सतह पर अगर कोई प्रकाश की रेखा आ रही है और पड़ रही है तो उसे आपतित किरण, और टकरा कर जा रही है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। तो देखिए ये 6 क्लास का एमसीक्यू कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा एडवांस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, नहीं तो 7 का करूँगा, 8 का ऐसे ही संपूर्ण पाठ करा दूंगा। आप सीटेट का एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो आपको केवल प्रैक्टिस करना है सीडीपी पे, चाहे डीएलएड बीएड का, तो सीडीपी पे आपको केवल मेहनत करना है। बाकी मैं हूँ, खड़ा हूँ आपके साथ, और सीडीपी के लिए भी मैं हूँ कि किस प्रकार से इसके आंसर को पकड़ा जाता है, क्योंकि मैं खुद सीटेट दोनों पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई किया हूँ। पेपर 2 मैथ साइंस से किया हूँ, 105 नंबर था। पेपर 1 95 मार्क्स था जनरल सब्जेक्ट से। और अभी आप जानते हैं कि अभी मैं किस पद पे हूँ। 1 to 5 में ही मैं टीचर हूँ, बीपीएससी टीआरई 1 के तहत। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं बताऊं कि कैसे एग्ज़ाम फेस करना है और किन प्रश्नों को केवल देखना है और किन प्रश्नों पे ज़्यादा जोर देना है। अब जैसे गणित है तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है, लेकिन तरीका मैं बता दूंगा, या आप खुद अपना तरीका सोच सकते हैं। बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा लाइव आऊँ शाम को 7 से 8 के बीच में,
वैसा सेटअप कर रहा हूँ, स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि वाइट बोर्ड लगा करके मोबाइल के सहारे मैं यहाँ लाइव आ करके अच्छे क्वालिटी में आपको हर चीज़ों को का हर चीज़ साझा किया जाए, और क्या कमज़ोरी है, कहाँ कमी रह जाती है कि एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। तो आपको रफ्तार पकड़नी है तो स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। हाँ, बता दूँ दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार का होता है, ये आगे के क्लास में 10th में पढ़ना है। गोलीय दर्पण और 8 में भी जानना है। दर्पण कितने प्रकार का? तो दो प्रकार का, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। थोड़ा एडवांस कर दूँ यहाँ पे। फिर गोलीय दर्पण दो प्रकार का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, इसमें हम लोग शीशे में घरों पे यूज करते हैं, समतल दर्पण होता है, और इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये अभी थोड़ा आपको कम समझ में आएगा, ये प्रतिबिंब, ये छाया आप समझते होंगे अच्छे से, तो प्रतिबिंब थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन फिर भी चर्चा कर दूं कि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब और वस्तु के बराबर, उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब और वस्तु से हमेशा छोटा, और गोलीय दर्पण, गोलीय कह रहे हैं, अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक भी और वास्तविक भी। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, काल्पनिक और वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। ये थोड़ा एडवांस है, मैं 8 का करूँगा ना जब संपूर्ण विज्ञान, या क्लास 10th का, मैं बारी बारी से सब क्लास का करने वाला हूँ। तो 9th-10th का जब करूँगा ना, 9th-10th का, तो अगर फिजिक्स का करूँगा यानी भौतिकी का, तो पूरे भौतिकी का एमसीक्यू होगा महत्वपूर्ण। जीव विज्ञान तो जीव विज्ञान का, रसायन शास्त्र तो रसायन शास्त्र का, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का ही, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे आप जान गए कि दर्पण, उसके बाद लेंस भी पढ़ना होता है, परावर्तन अपवर्तन पढ़ना होता है। प्रकाश चैप्टर में ये मैं करा दूंगा। प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, और प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी एक स्थान से दूसरे, तभी तो सूर्य का प्रकाश आपके यहाँ आप तक पहुँच पाता है। तो बताना है कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी को ऊर्जा कहाँ से मिलता है। चलिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, तो ये टंगस्टन होता है। क्या होता है? टंगस्टन। और जिसमें आप आयरन करते हो, रॉड गर्म करते हो, या आप इंडक्शन जिससे भोजन बनाते हो, हीटर कहते हैं, उसमें होता है नाइक्रोम। क्या होता है? नाइक्रोम, क्योंकि इनका प्रतिरोध अधिक होता है। और टंगस्टन विद्युत बल्ब में इसलिए होता है फिलामेंट में कि हीट होने पे ये श्वेत प्रकाश देता है, पीली प्रकाश, यानी जिसे आप वो बल्ब देखे हैं ना पहले वाला, तो उसमें फिलामेंट टंगस्टन होता है। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का आविष्कार किया था एडिसन ने। किसने किया था? एडिसन ने। इनकी कहानी पढ़ोगे तो बहुत रोमांचक है। रोमांचक का मतलब मैं ये नहीं, ये कहानी, इनकी माँ ने इनका उत्साह इतना बढ़ा दिया कि कमज़ोर होते हुए बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए। निम्न वस्तुओं में बिजली का चालक है, तो बिजली का चालक कौन है? तो ये आयरन यानी लोहा, क्योंकि ये धातु है। बाकी सब तो कुछ चालक है, विद्युत उससे पास ही नहीं होगा। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के, ये नाल चुंबक हो गया, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उधर भी कर सकते थे आप। जल वाष्प को जल में बदलने की क्रिया को कहते हैं। देखिए, जल वाष्प जब जल में बदल जाता है तो उसे संघनन, वियोजन, वाष्पन क्या कहते हैं? संघनन। वायु एक मिश्रण है, तो वायु गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय किस गैस का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं? तो ये ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। चूना जल में फूंकने पर इसका रंग दूधिया रंग में बदल जाता है, किस गैस के कारण?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, और मैंने कहा था कि अंत में 5 प्रश्न MCQ के लिए। पहला प्रश्न, जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र। ठीक है, यहाँ आप समझ लीजिएगा जल का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन ए है CO, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है H2O, ऑप्शन डी है D2O। पहला प्रश्न, अब आसान प्रश्न मैं दूंगा नहीं आप लोगों को। दूसरा प्रश्न है, 5 ही दूंगा, उधर तो था ही, अब ये मॉक टेस्ट के लिए। दूसरा प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है, घुलनशील। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है, चलिए छोटा लेटर लिख देता हूँ, ऑप्शन बी है सी, ऑप्शन सी है डी, और ऑप्शन डी है के। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा आप लोग, प्रायः उसी में से प्रश्न पूछूंगा। तीसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए कि कौन सा पदार्थ तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है दूध, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है कि किस मंडल, चलिए वो अलग से प्रश्न हो जाएगा, नहीं तो पूछ सकता था, चलिए पूछ ही लेता हूँ। किस मंडल में, यानी वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन गैस का परत पाया जाता है। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल। इसका 2 ही ऑप्शन है। और आज का आखिरी प्रश्न यानी पांचवा प्रश्न हो जाएगा, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया। विद्युत बल्ब का आविष्कार, ऑप्शन ए है फंक, और ऑप्शन बी है एडिसन। तो कमेंट में जवाब देना ना भूलिएगा। और आप सेशन को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं पूरे NCERT SCERT का क्लास वाइज संपूर्ण MCQ एक ही वीडियो में, जो महत्वपूर्ण है, किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, वो प्रश्न का निचोड़ लिया हूँ और आप तक पहुँचा देने की इस चैनल के माध्यम से कोशिश किया हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।